अभी अपन देखेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेट करंट कैरिंग कॉइल current carrying coil current carrying circular coil as a magnetic dipole current carrying circular coil as a magnetic dipole करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है, उसको अपन यहाँ पर कंपेयर करेंगे। जैसे ये हमने कहा कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, करंट इसमें आई फ्लो हो रही है, रेडियस आर के इक्वल है, ये एक्सिस है और सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट P हमने लिया और इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर अपन बात करते हैं तो वो हमें मिला था म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। अभी अपन कह रहे कि अगर हम एक मैग्नेटिक डाइपोल की बात करें, ये डाइपोल साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, डाइपोल लेंथ 2L के इक्वल है और यहाँ से सेंटर से x डिस्टेंस पर हम कह रहे कि एक्सिस पर एक पॉइंट P है और इस P पॉइंट पर अगर हम फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो वो होता है म्यू नॉट 2m x अपॉन म्यू नॉट 2m x अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, ये रिजल्ट था। और आइडियल डाइपोल की अगर अपन बात करें तो ये हमें मिला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। ये अपन कह रहे कि आइडियल डाइपोल के कारण फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सिस पॉइंट। अभी हम इसको क्या करते हैं, 2 पाई से मल्टीप्लाई एंड 2 पाई से डिवाइड किया, तो देखो हमें क्या मिलता है म्यू नॉट और ये हमने कहा आई 2 आई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। इस नोट करो इसको, इंटू पाई आर स्क्वायर और वो मैग्नेटिक मोमेंट m के इक्वल था, तो मैं इसको कह सकता हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। अगर मैं बात करता हूँ इफ r इज वेरी वेरी लेस देन x, मतलब x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r है, तो उस केस में फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब के इक्वल होगा और ये फील्ड इंटेंसिटी मैग्नेटिक डाइपोल के इक्विवेलेंट है। जो मैग्नेटिक डाइपोल के कारण फील्ड इंटेंसिटी था, करंट कैरिंग सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के कारण भी सेम फील्ड इंटेंसिटी अपने को मिला, इसलिए अपन कह सकते हैं हैंस अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल circular current carrying coil circular current carrying coil behaves like a magnetic dipole, a magnetic dipole। एक नॉर्थ पोल होगा तो दूसरा साउथ पोल होगा, एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। देखो कैसे, अगर अपन कह रहे कि ये जैसे एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, करंट अपन कह रहे कि ऐसे हैं
यहाँ पर ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और इसके ऑपोजिट बेटा साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो अभी करंट होगा कैसे बेटा, नॉर्थ पोल है तो फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी, मतलब अपन कह रहे कि इसमें इस टाइप से ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब अपन ड्रॉ करते हैं, नॉर्थ पोल है तो फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, साउथ से एंटर करती है, नॉर्थ से बाहर और साउथ से एंटर, ऐसे अपन करें कि फील्ड लाइंस होगा। ये अपन करें कि एक नॉर्थ पोल हो गया बेटा, ये साउथ पोल हो गया, नॉर्थ से बाहर निकल रहा है और साउथ से एंटर कर रहा है। तो अभी अपन इसको एज ए कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि करंट कैरिंग जो लूप है वो हमेशा एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। एक लूप अपन एक तरफ नॉर्थ पोल है तो दूसरी तरफ साउथ पोल होगा। देखो That's क्या, it. यस, देखो यहाँ पर अगर हम नोट करके देखें बेटा कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल है। अगर अपन कह रहे कि इस टाइप से करंट कैरिंग लूप है, जैसे हमने कहा था कि अगर करंट ऐसे है और हमने नॉर्थ पोल ड्रॉ किया, नॉर्थ के टर्मिनल की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन है तो नॉर्थ होगा, इसके पीछे वाला जो है वो साउथ होगा। अगर अपन कह रहे कि करंट की डायरेक्शन ऐसे है बेटा, मतलब हमने साउथ ड्रॉ किया और साउथ के टर्मिनल की डायरेक्शन है तो ये साउथ पोल हो गया और इसके पीछे वाला वो नॉर्थ पोल होगा, मतलब यहाँ से फील्ड लाइन्स इन होगी और दूसरी नॉर्थ से फील्ड लाइन्स आउट होगी। Done, sir. चलो अभी अपन कह रहे हैं कि कुछ डेफिनेशन का अपन देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है वो अपन यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सर पहले अपन बात करेंगे मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी को हम कैपिटल आई वेक्टर से शो करेंगे और उसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम कह सकते हैं द मैग्नेटिक मोमेंट, द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम is called मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। मतलब अपन कह रहे कि आई वेक्टर, इसको अपन कह सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट टाइम वेक्टर अपॉन वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट को अपने क्या लिखा था, तो हम लिख सकते हैं अगर करंट कैनिंग लूप है तो आई इंटू ए, वॉल्यूम को अपन लिख सकते हैं ए इंटू एल।
तो यहाँ पे अपने को मिला I/L और उसका यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर। तो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी वो है एम्पियर पर मीटर, उसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट अपन करेंगे वॉल्यूम। अभी अपन करेंगे दूसरा, एक और इंटेंसिटी अपन डिफाइन करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और उसको अपन H वेक्टर से शो करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दैट इज H वेक्टर। अभी हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो जैसे बेटा अपन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H वेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट आपने लगाया दैट इज म्यू नॉट इंटू एच। म्यू नॉट जो है वो ओपन करे कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। मतलब हम कह सकते हैं कि H इक्वल्स टू बी अपॉन म्यू नॉट के इक्वल होगा। और इसके भी बेटा जो यूनिट है वो एम्पियर पर मीटर होगा। ऐसा यूनिट क्या होगा, एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दोनों की अपन करके यूनिट एम्पियर पर मीटर के इक्वल होगा। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी का मतलब खुद का मैग्नेटिक फील्ड कितना है। किसी मैग्नेटिक मटेरियल को हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, और उसके कारण अपन करें कितना इंटेंसिटी है उसको अपन मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी कहेंगे। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो मैग्नेटाइज करता किसी मटेरियल को, उसको अपन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहेंगे। नोट कर दिया? Yes, sir. So 1 minute, can you go to the previous slide? Yes. Done, sir. अभी अपन यहाँ पे टर्म डिफाइन करेंगे, रिलेटिव परमिएबिलिटी का, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी उसको अपन म्यू आर से रिप्रेजेंट करेंगे, रिलेटिव परमिएबिलिटी। एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी होता क्या है, तो हम कह सकते हैं म्यू आर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, magnetic permeability of medium to magnetic permeability of vacuum, magnetic permeability of vacuum मीन्स हम कह सकते हैं म्यू आर इक्वल्स टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी। जैसे हमने रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइन किया था, रिलेटिव परमिटिविटी यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस है, उसी टाइप से ये भी यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। और इसकी जो वैल्यू है म्यू आर वो अपन करें कि ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इंफिनिटी है।
म्यू आर की वैल्यू म्यू आर जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन इक्वल्स टू इंफिनिटी, सॉरी 0 टू इंफिनिटी के बीच में होगा। म्यू आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू इंफिनिटी है। सॉरी बेटा, ये 1 होगा, 1 से इंफिनिटी, 0 नहीं होगा, क्योंकि मैक्स मीडियम वैक्यूम हो सकता है, वैक्यूम से अपन कह रहे और तो कम क्या होगा, तो 1 टू इंफिनिटी के इक्वल अपन कह रहे कि होगा। अभी नेक्स्ट एक टर्म था यहाँ पे और डिफाइन करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। So can you explain why it's not zero again? हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी मतलब मीडियम है वो वैक्यूम हो सकता है, तो वैक्यूम अपॉन वैक्यूम करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसलिए अपन कह रहे कि इसकी जो परमेबिलिटी है वो 1 टू इंफिनिटी होगा। वैक्यूम के लिए 1 होता है, बाकी अगर कोई मीडियम है तो उससे 1 से हमेशा ग्रेटर ही रहेगा। Yes. नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को अपन काई से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी बेटा अपन कह रहे कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पर डिपेंड करेगा। मतलब आई वेक्टर है वो एच वेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि आई वेक्टर प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट अपने लगाया, दैट इज काई। ये इसको अपन कहेंगे काई प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, काई इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट and which is called magnetic susceptibility। magnetic susceptibility which is called magnetic susceptibility। इसकी वैल्यू मैग्नेटिक मतलब ससेप्टिबिलिटी है, और काई को हम क्या लिख सकते हैं, आई अपॉन एच। काई आई अपॉन एच है, ये भी यूनिटलेस। देखो दोनों का जो यूनिट है वो एम्पियर पर मीटर होता है, तो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, एक रेशियो है। तो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और दैट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अगर हम काई की वैल्यू देखें तो काई ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू इंफिनिटी होता है। काई की वैल्यू -1 टू इंफिनिटी के बीच लाई करता है। हम कह सकते हैं म्यू अपॉन म्यू नॉट, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमेबिलिटी, 1 प्लस आई अपॉन एच काई के इक्वल होगा। तो रिलेटिव परमेबिलिटी 1 प्लस काई के इक्वल होता है। ये म्यू आर जो रिलेटिव परमेबिलिटी है, रिलेटिव परमेबिलिटी रिलेटिव परमेबिलिटी वो 1 प्लस काई के इक्वल होगा, और काई जो है वो ससेप्टिबिलिटी है, ससेप्टिबिलिटी। अगर हमें काई पता है तो हम ससेप्टिबिलिटी म्यू आर इजीली फाइंड कर सकते हैं। 1 ऐड कर देंगे तो अपने को म्यू आर की वैल्यू मिल जाएगी।
नोट कर दिया बेटा? Yes. अभी अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। और मैग्नेटिक मटेरियल का क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो तीन टाइप से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तीन टाइप से इसको अपन क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट बेटा अपन कहेंगे फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, सॉरी, फर्स्ट अपन डाया मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। डाया मैग्नेटिक मटेरियल। डाया मैग्नेटिक मटेरियल। सेकेंड अपन कहेंगे पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। एंड थर्ड अपन कहेंगे फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। सबसे फर्स्ट में अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डायामैग्नेटिक मटेरियल किसे कहेंगे? द मटेरियल which are feebly magnetized in opposite direction of external magnetic field। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इन मटेरियल को रखने पर मैग्नेटाइज तो होते हैं बट मैग्नेटाइज की डायरेक्शन ऑपोजिट रहती है, मतलब ये रिपल्सिव नेचर रखते हैं। तो ये मटेरियल को डायामैग्नेटिक कहेंगे। सेकेंड अपन कहेंगे द मटेरियल पैरामैग्नेटिक। द मटेरियल which are feebly magnetized in the direction of feebly magnetized in the direction of external magnetic field। in the direction of external magnetic field। एंड थर्ड बेटा अपन कहेंगे फेरोमैग्नेटिक में ferromagnetic, the material which are strongly magnetized। The material which are strongly magnetized in the direction of external magnetic field। external magnetic field, उसको अपन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। देखो कैसे बेटा, सेकेंड पॉइंट में अगर अपन उसको, ये जैसे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ पे अपन कह रहे कि इस मटेरियल की अगर स्लरी अपन रखें तो ये रिपल्स होगी बेटा। ऐसे अपन कह रहे कि स्लरी कलेक्ट इकट्ठी होगी, रिपल्सिव नेचर रखेगी, तो उसको अपन क्या कहेंगे? डायामैग्नेटिक। अगर अपन कह रहे हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और यहाँ पे अपन देखेंगे तो ये इस टाइप से
फीबली मैग्नेटाइज, हल्का पार्ट अट्रैक्ट होगा। और अगर अपन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो ये बेटा नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और यहाँ पे स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा बेटा नॉर्थ पोल और साउथ पोल। स्ट्रांगली अपन कह रहे कि मैग्नेटाइज, इसको अपन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। थर्ड पॉइंट बेटा अपन कहेंगे कि अगर मैं यहाँ पर ससेप्टिबिलिटी की बात करता हूँ बेटा डायामैग्नेटिक के लिए, तो डायामैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी -1 to 0 के बीच में लाई करती है। और अगर अपन पैरामैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी की बात करें बेटा तो 0 to, ये अपन कह रहे हैं कि कुछ फाइनाइट वैल्यू बेटा, इसको अपने ई ले लिया, उसके बीच में लाई करेगा। अगर अपन फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो हम करें कि काई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ई बेटा, उसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है। अगर हम इसका रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करें तो ये बेटा ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा, और म्यू आर की वैल्यू इसके लिए बेटा ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल्स टू कोई फाइनाइट वैल्यू ई होगा। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि रिलेटिव परमेबिलिटी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ई होगा, बहुत बड़ी वैल्यू होगा, 50, 60, 100 ऐसी अपन कह रहे कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की वैल्यू होगा। और पैरामैग्नेटिक जो है वो क्यूरीज लॉ को बेटा फॉलो करता है, मतलब काई जो है वो C/T के इक्वल होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। अगर अपन बात करें बेटा फेरोमैग्नेटिक के लिए तो फेरोमैग्नेटिक क्यूरीज गैस लॉ फॉलो करेगा, C/T माइनस क्रिटिकल टेम्परेचर TC, और क्रिटिकल टेम्परेचर पर हम कहेंगे फेरोमैग्नेटिक टर्न्स इनटू पैरामैग्नेटिक। तो ये बेटा अपन कह रहे कि TC है, और इस टाइप से अपन कह रहे कि ये डिपेंड करेगा। अगर अपन इसका IH कर्व देखें बेटा, जैसे अपन कह रहे कि 6 मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी और एक्सटर्नल फील्ड इंटेंसिटी, जिसे H आपने कहा I और H, तो यहाँ पे I/H का स्लोप क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो ये बेटा अपन कह रहे कि इस टाइप से इसका कर्व होगा, थीटा नेगेटिव होगा। अगर अपन ससेप्टिबिलिटी बेटा इसका पॉजिटिव रहता है, तो अगर I/H का कर्व देखें तो ये अपन कह रहे कि स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर हम फेरोमैग्नेटिक की बात करें बेटा, और फेरोमैग्नेटिक में I और H का कर्व अपन देखें, ऐसे बेटा इसका कर्व होगा, ये I/H का कर्व। Yes, so यहाँ पे एक पॉइंट बेटा अपन देखेंगे, दैट इज क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ क्यूरीज लॉ क्या कहता है कि ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और यहाँ पे C/T बेटा ये क्यूरीज लॉ है, किसके लिए है, फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जो C है उसको अपन क्यूरी कांस्टेंट कहेंगे, C इज क्यूरी कांस्टेंट, और T अपन कह रहे कि टेम्परेचर है। देन बेटा एक और लॉ अपन देखेंगे, क्यूरीज वेस लॉ। क्यूरीज वेस लॉ ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए डिफाइन है, फॉर फेरोमैग्नेटिक
magnetic material. For ferromagnetic material. तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की अगर अपन बात करें तो यहाँ से अपन कह रहे कि काई इक्वल्स टू सी अपॉन टी माइनस टी सी के इक्वल होगा। यहाँ पे टी सी है उसको अपन कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर या क्यूरी टेम्परेचर भी कह सकते हैं। इसको अपन कहेंगे कि वो टेम्परेचर जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है। मतलब हम कहेंगे द मटेरियल सॉरी द टेम्परेचर व्हेन ferromagnetic material change into paramagnetic material. Ferromagnetic material change into paramagnetic material. इसको अपन क्यूरीज बेस लॉ कहेंगे। अच्छा। अभी बेटा अपन देखेंगे हिस्टेरिसिस कर्व। हिस्टेरिसिस कर्व फॉर ferromagnetic material. Ferromagnetic material. हिस्टेरिसिस कर्व फॉर ferromagnetic material या हम कह सकते हैं IH कर्व फॉर ferromagnetic material. Ferromagnetic material. IH कर्व फॉर ferromagnetic material. अभी अपन कह रहे हैं किस टाइप से, ये जैसे अपन कह रहे कि I है, ये H है, ये I I एक्सिस है, ये H एक्सिस है। ये अपन कह रहे कि I, ये H है। इस टाइप से इसका कार्य होगा। जब हमने एक्सटर्नल H का, देखो यहाँ पे दो चीजें अपने को ध्यान रखना है। I है वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा कह सकते हैं, इंड्यूस इंटेंसिटी कह सकते हैं, इंड्यूस मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, इंड्यूस मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। और जो H है वो एक्सटर्नल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, जिसके कारण मटेरियल मैग्नेटाइज होता है। तो ये एक्सटर्नल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अभी देखो यहाँ पे बेटा क्या कह रहा है कि इनिशियली हमने H को बढ़ाया, H बढ़ेगा तो I भी बढ़ा, फिर H को कम किया तो H जीरो है बट I जीरो नहीं है, उसको अपन कहेंगे रिटेंटिविटी। ये पॉइंट रिटेंटिविटी। फिर
रिटेंटिविटी मतलब उसको रिटेंटिविटी या रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड या रिमेनेंस, तीन एक ही टर्मिनोलॉजी है। जब अपन कह रहे कि इस आई आर को वापस जीरो करना है तो मैंने नेगेटिव में फील्ड दिया, तो हम कह रहे कि वो फील्ड इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जब मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी जीरो हो जाए उसको अपन कहेंगे कोर्सिविटी, एच सी बीटा। फिर यहाँ पे अपन कह रहे वापस नेगेटिव में तो उसको अपन रिटेंटिविटी कहेंगे। ये अपन कह रहे कि एच सी कोर्सिविटी, ये अपन कह रहे कि इसका आई एच कर्व है। अब यहाँ पे दो टर्म अपन डिफाइन करेंगे, एक तो एच सी और दूसरा अपन कह रहे कि आई आर। अच्छा। यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि एक हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी या हम कहेंगे रिमेनेंस, या हम कहेंगे रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड, रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड, ये आई आर है। मतलब हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल व्हेन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन H becomes जीरो। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, द मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी of ferromagnetic material, ferromagnetic material, ferromagnetic material when intensity of magnetization, intensity of magnetization H becomes zero is called retentivity, remanence, residual magnetic field। ये अपन कह रहे कि आई आर है। दूसरा अपन कहेंगे कोर्सिविटी। नेक्स्ट वन मोर टर्म यहाँ पे डिफाइन करेंगे, दैट इज कोर्सिविटी, कोर्सिविटी एच सी से इसको डिफाइन करेंगे। मतलब अपन कह रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वो वैल्यू जब मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी जीरो हो जाए, या अपन कह रहे हैं कि मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी को जीरो करने के लिए applied intensity of magnetization is called coercivity। The intensity of magnetization, intensity of magnetization, that means H, when
so magnetization intensity becomes zero. Magnetization intensity becomes zero. Becomes zero. This is called coercivity. Is called coercivity. उसको अपन coercivity कहेंगे. IH कर्व और hysteresis कर्व. Hysteresis loop gives the heat losses या hysteresis losses. Hysteresis losses. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हिस्टेरेसिस लॉसेस को देते हैं. उसका एरिया ज़्यादा होगा तो लॉसेस ज़्यादा होगा. एरिया कम है तो अपन कहेंगे कि लॉसेस कम होगा. अभी अपन कह रहे हैं कि जैसे हम टाइप्स ऑफ मैग्नेट की बात करें. नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट. टाइप्स ऑफ मैग्नेट. तो दो टाइप के मैग्नेट अपन यहाँ पर देखेंगे. एक तो परमानेंट मैग्नेट एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेट. फर्स्ट मैग्नेट अपन कहेंगे परमानेंट मैग्नेट. परमानेंट मैग्नेट एंड सेकेंड अपन कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट. अभी परमानेंट मैग्नेट जो है उसको अपन हार्ड मैग्नेट भी कह सकते हैं. हार्ड मैग्नेट. और उसको अपन सॉफ्ट मैग्नेट भी कह सकते हैं. सॉफ्ट मैग्नेट जो सॉफ्ट आयरन से बनता है. यहाँ पे अपन कहेंगे परमानेंट मैग्नेट के लिए हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोर्सिविटी होता था. रिटेंटिविटी एंड हाई कोर्सिविटी होता है. हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोर्सिविटी. रिटेंटिविटी भी इसका हाई है एंड कोर्सिविटी वो भी हाई है. अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉफ्ट मैग्नेट की बात करें तो इसका लो रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी होता है. दोनों बेटा लो होता है. हमें पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट लो रिटेंटिविटी और लो कोर्सिविटी रखता है. परमानेंट मैग्नेट हाई रिटेंटिविटी और हाई कोर्सिविटी होता है. अगर अपन बात करें कि इसका कोर्सिविटी भी हाई है रिटेंटिविटी भी हाई है तो IH कर्व का जो एरिया है वो अपन कह रहे कि ज़्यादा होगा. और अगर हम IH कर्व को देखकर पता लगाए कि कौन परमानेंट मैग्नेट तो इसका जो एरिया है ये थिन होगा कम होगा. तो IH कर्व इसका अपन कह रहे नैरो होगा और ये वाइड होगा. इसका परमानेंट मैग्नेट में अपन स्टील या हार्ड आयरन यूज करते हैं. हार्ड आयरन. और इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर अपन एलानिको एक एलॉय है. एल्यूमिनियम निकल एंड कोबाल्ट. एलानिको और सॉफ्ट आयरन यूज करेंगे. सॉफ्ट आयरन. हमें पूछा भी जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे बना होता है तो अपन कहेंगे एलानिको या सॉफ्ट आयरन से बना होता है.